आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस खतरनाक साजिश की जिसकी परतें अब खुलने लगी हैं। जिस नूरुद्दीन जंगी की रिहाई के लिए शनिवार को दरभंगा की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था, उसे निर्दोष बताया जा रहा था। आज उसी नूरुद्दीन जंगी के एसआईटी के सामने पसीने छूट गए। पसीना पोंछते हुए जंगी ने यह मान लिया कि उसका कनेक्शन पीएफआई से था। किन सवालों का जवाब देने में जंगी के पसीने छूट गए वो भी जानिए, फिर पीएफआई के मिशन 2047 का पूरा कच्चा चिट्ठा समझिए। इसी लाल गाड़ी में संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी है, जिसे 48 घंटे की रिमांड में पूछताछ के बाद फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। ये वही नूरुद्दीन जंगी है जिसे यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पेशे से खुद को वकील बताने वाले नूरुद्दीन जंगी पर पीएफआई को मदद करने का आरोप है। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन को एसआईटी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ गया, जिसका जवाब देने में नूरुद्दीन के पसीने छूट गए। एसआईटी ने नूरुद्दीन से 5 अहम सवाल किए। सवाल नंबर 1, नूरुद्दीन को पीएफआई से किसने जोड़ा था? सवाल नंबर 2, कितने पीएफआई के सदस्यों की उसने पैरवी की? सवाल नंबर 3, पीएफआई के सदस्यों की पैरवी उसने क्यों की? सवाल नंबर 4, पैरवी के बदले उसे कितने पैसे मिलते थे? सवाल नंबर 5, लगातार लखनऊ और दिल्ली जाने की वजह क्या थी? नूरुद्दीन इन सभी सवालों का माकूल जवाब नहीं दे पाया और पूछताछ के दौरान पसीने पोंछता रहा। लेकिन अब तक की पूछताछ में ये जरूर साफ हो गया कि नूरुद्दीन पीएफआई के डायरेक्ट कनेक्शन में था। कई सवाल एसआईटी ने पूछे इससे। पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लो भी थे, फुलवारी एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यह पूछताछ हुई लगातार, और नूरुद्दीन जंगी को पसीने छूटते रहे और आखिरकार यह प्रूफ हुआ है ऑफ द जो रिकॉर्ड है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका पीएफआई से सीधे तौर पर ताल्लुक है। इधर पूछताछ के दौरान जलालुद्दीन ने भी पीएफआई से अपने संबंध को स्वीकार कर लिया है। जलालुद्दीन पटना के फुलवारी शरीफ में आतंक की पाठशाला चलाने के मामले में पटना पुलिस एटीएस के हाथों गिरफ्तार झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा है। जलालुद्दीन गोड्डा, रांची, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर समझिए कि कितना खतरनाक था फुलवारी शरीफ मॉड्यूल और पीएफआई का प्लान क्या था। इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है और इसके पीछे कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है। कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में खड़े हो रहे हैं, उठना भी लाजमी है क्योंकि यह सीधे तौर से देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है। बारी बारी से सारे सवालों का जवाब समझने की कोशिश करते हैं। बिहार की धरती से देश विरोधी मिशन 2047 की साजिश हो रही थी। पुलिस को फुलवारी शरीफ में कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए और छापेमारी के बाद कई दस्तावेज, झंडे, पैम्फलेट, बुकलेट बरामद किए गए जो मिशन से जुड़े थे। दस्तावेज में 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था। अब आप यह समझिए कि मिशन इस्लाम 2047 का मकसद क्या था। इसका मुख्य मकसद था 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना। मिशन को सफल बनाने के लिए कई स्तर की प्लानिंग की गई थी। उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग कोने से ऐसे लोगों का चयन करना है जो इसी तरह की सोच को सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों का चयन कर उन्हें विशेष ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के दौरान 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करना था और मिशन इस्लाम 2047 के तहत फुलवारी शरीफ में ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे। 6 और 7 जुलाई को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर फुलवारी शरीफ में कैंप लगाया गया था और इस ट्रेनिंग कैंप में तलवार, चाकू की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना पुलिस की जांच में पता चला कि झारखंड पुलिस से सेवानिवृत्त दारोगा मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज
न केवल बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में मिशन इस्लाम 2047 का प्रचार कर चुके हैं। ट्रेनिंग कैंप में बिहार के अलावा केरल, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के लोग शामिल थे। 2047 तक का रोडमैप बिल्कुल तैयार था। पुलिस या पूछताछ में पता चला कि अतहर परवेज पीएफआई के कहने पर वो सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर एक संगठन तैयार कर रहा है जो गुप्त तरीके से काम कर रहा था, जिसका एक ही उद्देश्य था, मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का बदला लेना। खबर तो यह भी है कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में जो बवाल हुआ उसमें यह गुप्त संगठन काम कर रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि महाराष्ट्र की अमरावती हो या फिर राजस्थान का उदयपुर कांड, यह उनके प्लान का हिस्सा था। हालांकि इस पूरे मामले में रोजाना बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि कट्टरपंथियों की नजर उन मासूमों पर थी जिन्हें आसानी से जिहादी बनाया जा सकता है। खुलासे में क्या बातें सामने आई, इसे भी जानिए आप। दोहा की रास राफेल संस्था के पैन इंडिया मूवमेंट का खुलासा हुआ। मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने साजिश रची जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के मुस्लिम बच्चों को ब्रेन वॉश करने की तैयारी थी। मुस्लिम बच्चों के मन में देश के प्रति नफरत भरने की तैयारी थी। दोहा की संस्था रास राफेल पीएफआई को फंडिंग करती है और पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का खुलासा हुआ। चाकू, हसिया की ट्रेनिंग के साथ फायर आर्म्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदानों में दी जाती थी परंपरागत हथियारों की ट्रेनिंग, बंद कमरे में भी दी जाती थी फायर आर्म्स की ट्रेनिंग। किस अंग पर वार करना है जिससे जल्द मौत हो जाए, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये कई खुलासे हुए हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब आपको पुलिस की लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हम दिखाने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि रविवार को छपरा में ब्लास्ट हुआ था, 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि जब 4 महीने पहले आईबी ने बिहार पुलिस को पत्र जारी कर अलर्ट किया था, तब छपरा में ब्लास्ट कैसे हो गया? 4 महीने पहले आईबी का पत्र देख लीजिए, फिर समझिए। छपरा में रविवार को धमाका। और धमाके के बाद तबाही की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि पूरे मामले में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। यकीन न हो तो आईबी की 4 महीने पहले की ये चिट्ठी देख लीजिए, जिसे बिहार पुलिस को भेजा गया था। सबसे पहले पत्र की तारीख देखिए, जिसमें 10 मार्च 2022 को पत्र जारी किया गया है। आईबी के मुताबिक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। टिफिन बॉक्स में आईईडी के इस्तेमाल पर भी नजर रखने को कहा गया था। अपनी रिपोर्ट में आईबी ने बिहार पुलिस से अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री मंगवाने वालों, पटाखा बनाने वालों और इसे स्टॉक करने वालों के पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने को कहा था। पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि अपराधियों के साथ साथ पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास में लगे हैं। पटाखों का अवैध कारोबार बिहार की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इनके पूरे चैनल पर नजर रखने के साथ ही इन्हें खंगालना होगा। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज में धमाकों का भी जिक्र किया था। यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं, उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार की जो है उन्हें ये आदर्श अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। बावजूद इसके छपरा के खोदाई बाग गांव के घर में पटाखा बनाने के दौरान जबरदस्त विस्फोट का होना और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो जाना पुलिस और प्रशासन का घोर लापरवाह रवैया नहीं तो क्या है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।
अब आप समझिए कि हम क्यों कह रहे हैं बिहार पुलिस ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। पिछले कुछ घटनाओं को अगर देखें तो 20 मार्च 2022 जब मोतिहारी में घर में बम धमाका हुआ था, 5 जिंदा बम बरामद हुए थे। 3 मार्च 2022 अगली तारीख जब भागलपुर के काजबली चक में विस्फोट हुआ और इसके अलावा भागलपुर में विस्फोटों में 15 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए और 4 घर ध्वस्त हो गए। लखीसराय के वलीपुर से 28 मार्च 2022 को खबर आई और यह बमों वाली साजिश का खुलासा हुआ। 5 जिंदा बम बरामद हुए। 3 मार्च 2022 को भागलपुर के काजबली चक में विस्फोट हुआ। तो ऐसी कई घटनाएं हैं, लंबी फहरिस्त है, तारीख दर तारीख इस बात की गवाह है कि बम मिलना जब शुरू हुए तो मिलते गए और जब धमाका शुरू हुआ तो एक से बढ़कर एक धमाके हुए। रविवार को छपरा में बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। आज पुलिस ने छपरा बम ब्लास्ट में उसी घर के सदस्य को गिरफ्तार किया जिसने यह खुलासा किया कि लंबे समय से रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने का काम हो रहा था। सवाल है कि बारूद बांधने वाले अपना काम कर रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? रविवार की सुबह 10:35 पर छपरा के खोदाई बाग गांव में इसी धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनी गई थी। ब्लास्ट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पटाखे और वहां रखे बारूद एक एक कर फट रहे हैं। इस मामले में सोमवार को रियाजू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया यही है रियाजू मियां। जिस घर में धमाका हुआ वो रियाजू मियां का ही घर था, लेकिन अब वो धमाके में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार रियाजू मियां के मुताबिक लंबे समय से खोदाई बाग के इसी घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जाते थे, लेकिन खैरा थाने की पुलिस बेखबर थी। खुफिया तंत्र कान में तेल डालकर सो रहा था। इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है, क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो जुरिडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भागलपुर में भी ये घटना घटी थी और थाना की भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि बम बनाया जा रहा था एक मकान में और थाने को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल इस मामले में भी कमोबेश घटना वही है। अब सवाल है कि महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खैरा थाने को भनक क्यों नहीं लगी? बारूद की महक पुलिस सूंघने में नाकाम क्यों रही? लंबे वक्त से पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या ये इंटेलिजेंस और पुलिस की नाकामी नहीं है? भागलपुर गोपालगंज के धमाकों से सबक क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब छपरा के डीएम और एसपी को देना होगा, क्योंकि ये 6 लोगों की मौत और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। छपरा से संतोष कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। तो धमाकों पर छपरा के डीएम और एसपी से न्यूज 18 सीधा सवाल करता है कि भागलपुर और गोपालगंज समेत बिहार में कई जगहों पर ब्लास्ट हो चुके हैं, बावजूद इसके सारण प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ और यह बड़ा हादसा हो गया। सवाल खड़ा होता है कि ब्लास्ट की घटनाओं पर आप अलर्ट क्यों नहीं हुए डीएम? ब्लास्ट की घटनाओं से प्रशासन ने सबक क्यों नहीं लिया? ब्लास्ट की घटनाओं के बाद भी अवैध पटाखा फैक्ट्री क्यों चलती रही? ब्लास्ट की घटनाओं के बाद भी क्यों विस्फोटकों का भंडारण हुआ? क्या प्रशासन करता रहा इस बड़ी वारदात का इंतजार? और कहां से आते थे विस्फोटक, इसकी भनक
प्रशासन को क्यों नहीं लगी? किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। इसका विरोध होने लगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कब से हो रहा है। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में एक दो नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। किस विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है। और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है। ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक डिस्ट्रिक्ट के थे। तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। वे देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी और साथ ही भारत की आजादी यानी 1947 के बाद जन्म लेकर राष्ट्रपति बनने का भी उन्हें गौरव मिला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं और इससे पहले वो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।